हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो अभी तक हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। रिडम्पशन कैसे किया जाता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। उसका इशू देखा, उसका रिडम्पशन देखा, प्रीमियम अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखा। अब हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू डिबेंचर देखना है। बिफोर स्टार्टिंग सम इलस्ट्रेशंस बच्चे हैं हमारे जो बेसिक है, बट आज हम पहले कंसेप्ट लेंगे। पहले आज पूरी रिडम्पशन के कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद बचे हुए इलस्ट्रेशन सब एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहला कंसेप्ट देखेंगे डी आर आई और डी आर आर एंड डी आर आई। मैम ये क्या है? डी आर आर यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये अकाउंट सामने है उसके। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये क्या होता है डीआरआर और ये क्या होता है डीआरआई? तो देखो, डीआरआर का मतलब क्या होता है कि कंपनी को पता है कि हमने जो लोन लिया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। देखो, कंपनी को जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक तो कंपनी डिबेंचर इशू करे या एक बोरो करे फ्रॉम बैंक। राइट, कंपनी के पास ये दो ऑप्शन है। जब कंपनी बोरो करेगी तब कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट, विथ इंटरेस्ट, सेम एज डिबेंचर। बट डिबेंचर क्या है? इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर को भी इंटरेस्ट है, कैरी इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके मैम। अब डिबेंचर का हमको ये बोरो फ्रॉम बैंक का कंसेप्ट देखना ही नहीं है, हमको देखना है डिबेंचर का कंसेप्ट, इसलिए हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। डिबेंचर, अब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे एट पार और कंपनी का मैच्योरिटी था, डिबेंचर का मैच्योरिटी था 5 इयर्स एंड आफ्टर 5 इयर्स कंपनी क्या कर रही है? रिडीम कर रही है। रिडीम एट पार से कंपनी ने इशू किए थे 5 लाख के डिबेंचर और कंपनी रिडीम कर रही है 5 लाख। कंपनी के पास ये जो पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, कंपनी ने बोरो किए पैसे बाय इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। अब कंपनी ने ये डिबेंचर अलग अलग पर्पजेस के लिए इशू किए थे। मतलब कंपनी ने फंड बोरो किया था, एक तो प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, या तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, या तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। वॉट एवर द रीजन इट मे बी, कंपनी ने अलग अलग रीजंस के लिए क्या किया था? डिबेंचर इशू किए थे। अब कंपनी को रिडीम करना है डिबेंचर आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद कंपनी को रिडीम करना है। अब कंपनी अगर अभी से प्रोविजन नहीं बनाएगी, बोलेगी चलो ठीक है 2020 के अंदर मैंने डिबेंचर इशू किए और 2025 के अंदर मुझे रिडीम करना है, तो कंपनी क्या कर रही है? कुछ भी मेंटेन नहीं कर रही है, डायरेक्ट 2025 में चली गई और बोला चलो 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 मुझे 5 लाख रिडीम करना है, अब मेरे पास पैसा देखना है। अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट आपको बताऊं, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। कंपनी ने डिबेंचर बोरो तो कर ली है, डिबेंचर के फॉर्म में फंड तो बोरो कर लिया, बट कंपनी ने इसको रीपे करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाई। कंपनी ने फ्यूचर में मुझे कुछ रीपेमेंट करना है, इसके लिए कोई भी प्रोविजन ही नहीं बनाई। और वो प्रोविजन ना बनाने की वजह से जब 2025 आया और कंपनी को पता चला कि लास्ट 3 इयर्स से कंपनी तो लॉस में ही है, तो कंपनी के पास इतना फंड ही नहीं है कि कंपनी 5 लाख रुपए दे सके, ठीक है, रीपे कर सके। कंपनी के पास असेट थी, कंपनी के पास ऑप्शन क्या बचा? एक तो ये जो असेट है ना, ये असेट थी, ये भी 5 लाख की थी सपोज, या 10 लाख की असेट थी। ये असेट को परचेस करने के लिए तो कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया था,
कंपनी ने डिबेंचर क्यों इश्यू किए थे? कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट थी टू परचेज दिस असेट। पर 5 साल हो गए, कंपनी ने अभी तक कुछ रिजर्व बना के नहीं रखा, कंपनी के पास प्रॉफिट आया, कंपनी ने पूरा के पूरा विड्रॉ कर लिया। और देखो, और अच्छे से थोड़ा सा और इलोबरेट करके बताती हूँ मैं। ये है 2021 की बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ असेट है 10 लाख की, और यहाँ लाइबिलिटी है 10 लाख। कंपनी ने क्या किया? देखो, बैलेंस शीट टैली है अभी, ठीक है। कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर के वजह से कंपनी का क्या हो गया? लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने से बढ़ी? 5 लाख से। 5 लाख से लाइबिलिटी बढ़ी तो बैंक में बैलेंस भी तो बढ़ा ना। जब डिबेंचर इशू करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, है ना। यानी बैंक में पैसा आया ना जब आपने डिबेंचर इशू किए, तो यहाँ पर बैंक का बैलेंस भी बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 5 लाख से। लाइबिलिटी 5 से बढ़ी तो असेट भी तो 5 से बढ़ी। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अभी मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई, ओके, नो इशू। 2022 की बैलेंस शीट बनाओ, या ठीक है 2021 में कंपनी ने ये सब किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है रिजर्व्स में। कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। कहाँ बढ़ेगा प्रॉफिट? मैम बैंक में बढ़ेगा। बट कंपनी के शेयर होल्डर्स ने क्या किया? पूरा की पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया। और जब शेयर होल्डर्स पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर लेते हैं, पूरा प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पूरा के पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना प्रॉफिट अर्न किया ना। डिबेंचर 5 लाख के, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, वो पूरा के पूरा कंपनी ने एज अ डिविडेंड या एज अ ड्रॉइंग पूरा के पूरा विड्रॉ कर लिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा 2 लाख। प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा। अगेन बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब 2022 की बैलेंस शीट मैं बना रही हूँ। 2022 के अंदर असेट्स सेम थी। अभी डेप्रिसिएशन वगैरह हम कुछ भी नहीं देख रहे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं देख रहे, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल देख रहे। लाइबिलिटी ये भी 10 लाख की थी, ठीक है। बैंक का बैलेंस 5 लाख का 5 लाख ही रहा, और डिबेंचर भी 5 के 5 ही रहे। बैंक का बैलेंस था। अभी हम ये नहीं देख रहे कि यूटिलाइज कैसे किया। अगर यूटिलाइजेशन देखना है तो आपने असेट इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे 2 लाख से असेट बढ़ जाएगी, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 3 लाख से। 2 लाख की असेट खरीद ली और बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3 लाख। बैंक से पैसे देंगे ना। पर बैलेंस शीट अगेन टैली हो गया। इस बार भी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा। प्रॉफिट अर्न किया 4 लाख का, पूरा के पूरा विड्रॉ कर लिया ड्रॉइंग्स के फॉर्म में, 4 लाख। बैलेंस नील बचा, बैलेंस शीट टैली। ऐसा ही चलता गया। 2023 में भी ऐसे ही हुआ, 2024 में भी ऐसे ही हो गया, और अब आ गया 2025। ये आ गया 2025। अब 2025 के अंदर कंपनी के पास लाइबिलिटी है, वेट, दो 2025 के अंदर कंपनी के पास लाइबिलिटीज है कितने की? 10 लाख की। असेट है, एक काम करो, 2023 में क्या हुआ? असेट 10 लाख की थी, लाइबिलिटी 10 लाख की थी, पर कंपनी को लॉस हो गया। कंपनी को लॉस हो गया 4 लाख का। बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, 4 लाख का लॉस नेगेटिव में चला गया। ठीक है, डिबेंचर तो 5 की दिख ही रही है,
बैंक बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। कितना आ रहा है? 11 लाख। यहाँ पे भी 11 हो गए, यहाँ पे भी 11 हो गए। 2024 में और कंपनी लॉस में चली गई और बैंक बैलेंस नील हो गया, बाकी एज इट इज। डिबेंचर जो थे ना 5 के, वो 5 ही दिख रहे थे, ये 10, ये 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं मैम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। लाइबिलिटीज 10 की थी, असेट 10 की थी। डिबेंचर 5 लाख के थे, बैंक बैलेंस नील था। ठीक है, अब कंपनी की असेट बढ़ गई सपोज 5 लाख से, इस तरीके से आपने टैली किया था। असेट हो गई थी 15 लाख की, ये भी थे 15 लाख, और बैंक का बैलेंस था कंपनी के पास में नील, क्योंकि सब लॉस में सेट ऑफ हो गया। ठीक है मैम, अब 2025 आ गया, डिबेंचर रिडम्पशन की बारी आ गई। 5 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन करना है, कंपनी कहाँ से रिडीम करेगी? आइदर एक तो ये जो असेट है, ये असेट को सेल कर दो और 5 लाख रुपए आ जाएंगे, वो 5 लाख में से डिबेंचर को रिडीम कर दो, या और डिबेंचर इशू करो, या और लोन लो और ये डिबेंचर को रिडीम करो। ये कंपनी के पास ऑप्शन है। अब मुझे बताओ, जब कंपनी को पता था कि फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना है, फ्यूचर में मेरी लायबिलिटी है, और कंपनी उसके प्रोविजन अभी से ही नहीं बना के रख रही है, तो कंपनी से ज्यादा बेवकूफ कौन? कंपनी असेट बेच के लोन पे करेगी क्या? नया लोन लेके पुराना लोन चुकाएगी क्या? तो फिर कंपनी एक्सपांशन कब करेगी? कंपनी प्रोग्रेस कब करेगी? इसीलिए कंपनीज एक्ट ने रूल निकाला। कंपनीज एक्ट ने क्या किया? कंपनी ने ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, असेट बेच के लोन दे रही है या दूसरा नया लोन लेके पुराना लोन चुका रही है या पे ऑफ कर रही है, तो वो बेवकूफी कंपनी ने नहीं करनी चाहिए, या कंपनी ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमेशा पुराना लोन लेती, नया लोन लेती है, पुराना चुकाती है, फिर नया लेती है, फिर पुराना चुकाती है, या तो कंपनी की असेट ही बेच देती है, तो इससे कंपनी की प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंसेप्ट आया आपका डीआरआर का, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू। इशू ऑफ डिबेंचर जब कंपनी करती है, तभी जो डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, हाँ अगेन फेस वैल्यू का 25%, कितना? 25% कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है, ताकि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी के पास फंड हो जिसमें से कंपनी रिडम्पशन कर सके। कंपनी के पास अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए ताकि कंपनी रिडम्पशन कर सके, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर सके, प्लस डिबेंचर होल्डर को भी श्योरिटी आनी चाहिए कि हाँ हमारा रीपेमेंट हो जाएगा, हमें ऑन टाइम पैसा मिल जाएगा। कंपनी एक रिजर्व बना रही है, उस रिजर्व में हमारे पैसे कंपनी क्रेडिट करते जा रही है, ताकि हमें जब रीपेमेंट की बारी आए तो कंपनी के पास उतना फंड है जिसमें से कंपनी रीपे कर सके। जरूरी नहीं है कि कंपनी नया लोन लेके दूसरा लोन है पुराना लोन पे ऑफ करे या असेट को बेचे। अगर कंपनी रिजर्व क्रिएट कर रही है, इसका मतलब रिजर्व करके रख रही है, साइड में अमाउंट निकाल के रख रही है फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट्स। फ्यूचर में रीपेमेंट करने के लिए कंपनी को रिजर्व बनाना जरूरी है। ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। अब रिजर्व कब बनाना होता है? कंपनी को रिजर्व बनाना होता है 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिडम्पशन। 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिडम्पशन ईयर। रिडम्पशन का जो साल है उसके पहले साल के 31 मार्च तक कंपनी को रिजर्व बनाना है। मैम प्लीज टाइमलाइन से समझाओ, ये टाइमलाइन है। कंपनी ने इशू किए थे डिबेंचर 2020 में और पेमेंट है 2025। कंपनी की रिडम्पशन की डेट है सपोज
30 सितंबर 2025। तो कंपनी ने रिडम्पशन कब करना चाहिए? कंपनी को रिजर्व कब तक के मेंटेन करके रखना है? तो कंपनी को 2025 में है तो कंपनी को 31 मार्च 2024 यहां पर डीआरआर बनाना है एट द रेट ऑफ 25% ऑफ फेस वैल्यू। जिस साल रिडम्पशन है उसके प्रीसीडिंग ईयर के 31 मार्च को कंपनी को 25% का रिडम्पशन रिजर्व बनाना है ताकि श्योरिटी रहे डिबेंचर होल्डर को कि हमारा रीपेमेंट ऑन टाइम हो जाएगा। कंपनी के पास इतना फंड है अवेलेबल कि वो हमारा रिडम्पशन कर सके। तो कितना बनाएगी कंपनी? 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं उसकी फेस वैल्यू का 25% कंपनी को एज अ रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी अगर मैं एक नोट लिखूं, मेरे साथ साथ लिखिए, ये टाइमलाइन भी बना लेना। नोट लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनीज एक्ट में प्रोविजन क्या दी? लिस्टेड कंपनी हाईलाइट, लिस्टेड कंपनी आर not required to create any DRR। क्या लिखा है? लिस्टेड कंपनी को DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओनली सर्टन अनलिस्टेड कंपनी are required to create मिनिमम है, ज्यादा तो कंपनी 100% भी डीआरआर क्रिएट कर सकती है, बट मिनिमम कितना? 25% डीआरआर up to 31st March of financial year preceding the year of redemption। क्या लिखा है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिस्टेड कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी लिस्टेड कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इनके शेयर्स एंड डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है और वो कितना? 25%। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक परसेंटेज दिए हैं तो हम वो परसेंट से डीआरआर क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हम 25% ऑफ फेस वैल्यू का डीआरआर क्रिएट करेंगे। अब लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, इसका आपको बाइफर्गेशन दिया है कि कौन सी कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है और कौन सी कंपनीज को क्रिएट करना जरूरी नहीं है। नहीं किया तो भी चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, कंपलसरी नहीं है, बट इफ दे वांट दे कैन क्रिएट डीआरआर। बट अनलिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है कि उनको डीआरआर क्रिएट करना ही है। हम वो कंपनीज भी देखेंगे कि कौन सी कंपनीज है जिनको डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है और जिसको डीआरआर क्रिएट करना जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन मैम, अगर पेपर में एग्जाम में कंपनी नहीं दी है, वेदर इट इज लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, देन आपको अज्यूम करना है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है एंड आपको डीआरआर क्रिएट करके आना है। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन regarding type of company
that is whether it is listed or unlisted company, then assume that it is unlisted company and make a provision for DRR. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है और DRR का प्रोविजन आपको बनाकर आना है, ठीक है। ठीक है, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड का डिफरेंस, ठीक है मैम। अब जो कंपनी को DRR क्रिएट करना जरूरी है, जो कंपनी को मतलब अनलिस्टेड कंपनीज जिनको DRR क्रिएट करना जरूरी है उनको DRI भी करना जरूरी है। DRI मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये भी करना जरूरी है। देखो फिर से, द कंपनी who needs to create or who required to create DRR also needs to maintain or create DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये करना जरूरी है उन कंपनीज को जिनको DRR कंपलसरी। The company who is creating DRR is also required to create DRR or DRI at the rate of 15%. At 15% of face value of डिबेंचर। आपको DRR का 15% नहीं लेना है, आपको डिबेंचर के फेस वैल्यू का क्या लेना है, 15%। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंपनी को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है 15%, ताकि ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में सेल करके जो पैसे कंपनी को मिले वो पैसे कंपनी यूज कर सके रीपेमेंट करने के लिए। देखो पहले प्रोविजन लिख लो। एज पर द कंपनीज एक्ट, as per the provisions of Companies Act 2013, as per the provisions of Companies Act 2013, companies creating DRR, ऐसी कंपनी जो DRR क्रिएट करती है, needs to invest, ऐसी कंपनी जो DRR क्रिएट करती है उनको इन्वेस्ट करना जरूरी है। कितना, 15% ऑफ अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर in specified manner until, कब तक करना है मैम, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है ये तो आपने बोल दिया, 15% करना है ये भी बोल दिया, बट उसका भी तो टाइम लिमिट होगा ना। जैसे DRR जिस साल हमको रिडम्पशन करना है उस साल के प्रीसीडिंग ईयर के 31 मार्च को, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस साल हमको रिडम्पशन करना है उसके प्रीसीडिंग ईयर के 31 मार्च तक आपको DRR क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 25%। तो DRR का भी तो टाइम पीरियड होगा ना, तो DRR का टाइम पीरियड क्या है, 30 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which such debenture will redeem।
मतलब अगर ये फिर से हम इसी टाइमलाइन पर जाए तो हमारा रिडम्पशन कब था? 2025 30 सितंबर को था। तो हमको डीआरआर कब तक क्रिएट करना था? हमको 31 मार्च 2024 तक हमको डीआरआर क्रिएट करना था 25%। ठीक है, अब हमको डीआरआई क्रिएट करना है, तो हम डीआरआई कब क्रिएट करेंगे, कब तक के क्रिएट करेंगे? तो हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? 2025। तो 2025 के अंदर टाइमलाइन को बढ़ा दूं क्या थोड़ा सा? दो 2025 30 सितंबर को हमको रिडम्पशन करना था। तो कब रिडम्पशन हो रहा है? 30 सितंबर को। ठीक है, तो हमारा क्रिएट कब होगा ये? 30 अप्रैल। कौन सा ईयर? 2025। जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिडम्पशन हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल को। देखो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, 24-25 के 30 अप्रैल को करना है, नहीं तो आप करोगे 30 अप्रैल 2026। अरे 2026 के पहले तो रिडम्पशन ही हो जा रहा है। उसके पहले जो साल रिडम्पशन होने वाला है वो साल में 30 अप्रैल जो आएगा उस टाइम पे आपको क्रिएट करना है क्या? DRI at 15%। यहाँ पर 25% DRR 31 मार्च 2024 है, 2025 नहीं है। ये 31 मार्च 2025 नहीं है, 31 मार्च 2024 है, क्योंकि 25 में रिडम्पशन है। ये देखो ये जो टाइमलाइन है ये यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, 23-24 के अंदर 31 मार्च 2024 है, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। समझ रहे हो क्या आप लोग? ये 24-25 की 30 अप्रैल है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन। एक और बार देखेंगे हम फिर से। देखो ये टाइमलाइन है, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। कंपनी ने यहाँ पर 2000, अभी क्या चल रहा है, 2021 में इशू किया। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स 2022, 2023 और 2024। ठीक है, 4 साल यहाँ पर कंपनी को रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन का डेट है 31 दिसंबर। रिडम्पशन का डेट कोई भी आ सकता है। 31 दिसंबर को कंपनी रिडम्पशन कर रही है, 31 दिसंबर को। ये मैटर नहीं करता कि इसकी डेट क्या है, रिडम्पशन की डेट मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, डीआरआर कब करना है। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2024 यानी 2023 2024 ये फाइनेंशियल ईयर है। तो इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 2023 के 31 मार्च 2023 यहाँ पर क्रिएट करना है DRR at 25%। और इसके पहले 2024 के 30 अप्रैल को 2023, एक मिनट 30 अप्रैल 2024, सॉरी, जो साल रिडम्पशन है, रिडम्पशन कब है? 23-24 में रिडम्पशन है, हाँ ना, 23-24 में रिडम्पशन हो रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पर 2024 चाहिए, ठीक है, 30 दिसंबर 2023, सॉरी, क्योंकि ये 31 मार्च को ही खत्म हो जा रहा है ना। हाँ, इसका डेट कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ठीक है, 2023 से। तो ये 31 मार्च के पहले दिसंबर में ही क्या हो जा रहा है, रिडीम हो जा रहा है। तो यहाँ पर कब क्रिएट करेंगे आप क्रिएट करोगे यहाँ पर 30 अप्रैल 2023 को। समझ में आ रहा है क्या, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, डिफरेंस एक ही महीने का है दोनों में। ये क्रिएट हो रहा है 31 मार्च 2023 को और ये क्रिएट हो रहा है 30 अप्रैल 2023 को। महीने में एक ही महीने का गैप है, बट क्रिएट कब हो रहा है, इसके पहले, यानी 30 जो साल में रिडम्पशन हो रहा है उसके प्रीवियस 30 अप्रैल को, और रिडम्पशन के पहले जो साल में रिडम्पशन हो रहा है उस साल के प्रीसीडिंग ईयर 23-24 में रिडम्पशन हो रहा है, तो 22-23 की जो 31 मार्च है, 31 मार्च 2023 को डीआरआर क्रिएट कर। आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों में गैप एक ही महीने का है, बट हमको रिडम्पशन के पहले, रिडम्पशन की डेट 31 दिसंबर है, बट हमको रिडम्पशन कब, डीआरआई कब क्रिएट करना है, 30 अप्रैल को। डेट फिक्स है 30 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ रिडम्पशन। जिस साल रिडम्पशन होने वाला है उस साल के 30 अप्रैल को हमको डीआरआई क्रिएट करना है, और डीआरआर हमको उसके प्रीसीडिंग ईयर के 31 मार्च को क्रिएट करना है। समझ में आया ना? यस मैम, आपने ये लिख लिया क्या? तो हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज एंड देन फिर हम वो कंपनीज देखेंगे जो कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है और जो कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको कि ये अनलिस्टेड कंपनी है या ये लिस्टेड कंपनी है जिसको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो बताओ उनको डीआरआई क्रिएट करने की जरूरत है क्या? तो आंसर इज नो। द कंपनी ओनली which need or which required to create DRR also needs to required to create DRI or invest in DRI, ठीक है। ये लिख लो, यहां पर हमारी टाइमलाइन राइट आई क्या? यहां पर भी ये 2024 आएगा। 2024 क्यों आएगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और 24-25 के पहले 24 के अंदर 2024 के अंदर आपको क्रिएट करना है, तो ये 30 अप्रैल 2024 ही आएगा, ठीक है। यस, ओके। अब पहले जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। हमको ये पता है कि कोई भी रिजर्व अगर क्रिएट करते हैं तो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी पीएनएल बनने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद यहां पर जो प्रॉफिट निकल के आता है, ये जो प्रॉफिट निकल के आता है, ये प्रॉफिट में से हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। यहां पर रिजर्व डेबिट नहीं होता, रिजर्व क्रेडिट नहीं होता, ये सब होने के बाद, सारे इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग होने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है, ये प्रॉफिट में से हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, राइट। तो रिजर्व क्रिएट होंगे तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पीएनएल को डेबिट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में से बना हुआ रिजर्व है। रिजर्व्स ऐसे भी प्रॉफिट में से ही बनते हैं। दे आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाहर निकाला जाता है फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेस। जो भी पर्पज है उस पर्पज के लिए हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व बाहर निकाल के रखते हैं, और जो पर्पज है वो पर्पज का उसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन करना है तो डीआरआर जिसका नाम है, और फिर ये डीआरआर क्या होगा? बैंक में से क्रेडिट किया जाएगा।
वो DRI की एंट्री है। ठीक है, DRR का क्या है कि हम P&L में से DRR को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जब बैलेंस शीट बनेगी तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में तो P&L लिखते हैं ना, और यहाँ पर क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, ये रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर एक P&L का बैलेंस है, एक DRR का है। तो हम P&L में से उसको रिड्यूस करेंगे। मतलब सपोज आपका DRR है 10,000 और आपका P&L का बैलेंस था 1,00,000, तो आप P&L में से 10,000 को कम करेंगे, यहाँ पे आएंगे 90,000 और 10,000 कहाँ पे जाएंगे, DRR में, यहाँ जाएंगे 10,000। इस तरीके की एंट्री होगी। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस विल बी द सेम, बट P&L रिड्यूस हो जाएगा और DRR में क्रिएट हो जाएगा रिजर्व। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। और DRI की एंट्री क्या रहेगी? DRI की एंट्री क्या रहेगी? DRI यानी आपको करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना है यानी कोई असेट परचेस करना है। इन्वेस्टमेंट आपकी असेट होती है, और असेट को परचेस क्यों करना है आपको? क्योंकि आप फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करके जो पैसे मिलेंगे वो पैसों से आप क्या कर पाओ, रिडम्पशन कर पाओ। तो इन्वेस्टमेंट परचेस की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बैंक से पैसा जाएगा तभी तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आएंगी ना। तो ये क्या हो गई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब DRI पे हमको मिलेगा इंटरेस्ट। अभी खत्म करेंगे हम पूरा। DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। यस मैम, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी मैम? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में इंटरेस्ट आएगा टू DRI, हम DRI को बढ़ाते जाएंगे, है ना। और यू कैन राइट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, और वो हम कहाँ डेबिट करेंगे, कहाँ क्रेडिट करेंगे मैम? हम ना DRI के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? P&L, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू P&L में क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारी इनकम है। ये समझ में आ गया? अब ये इन्वेस्टमेंट है, हमने इसको जमा किया था क्योंकि हमको फ्यूचर में इसको सेल करना था। तो सेल की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल टू इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये दो एंट्रीज। अभी इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये सेल की दो एंट्रीज है, ये इंटरेस्ट की दो एंट्रीज है, और ये DRR क्रिएट करने की एंट्री है। ये 1, ये 2 में A और B, और ये 3 में A और B। समझ में आया क्या? DRI का 3 आपको DRI में एंट्रीज पास करना पड़ेगा, और ये A और B यानी ये दोनों में से कोई भी एक ही एंट्री होगी, दोनों नहीं होगी। एक तो प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा। नहीं तो बोलोगे मैम 2 एंट्री लिख दी थी, दोनों भी करने की क्या? अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट 11,000 में सेल की तो 1,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये एंट्री होगी। बैंक में कितने आए? 11,000। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10,000 की। प्रॉफिट 1,000 का। ऐसे हमने बेसिक्स पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट ग्रुप में पढ़ लेना है। फर्स्ट ग्रुप में पूरा आपको बेसिक ही है। ठीक है, अब DRR और DRI तो मैडम समझ गया। अब ये बहुत अच्छे से समझ गया। अब हमको देखना है ऐसी कंपनीज जो कंपनीज को अलाउड है DRR कर, मतलब अनलिस्टेड कंपनी विच नीड्स टू क्रिएट DRI, और ऐसी कंपनीज जिनको DRI और DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये बुक में से पढ़ेंगे।
वेट, देखो ये एक समरी टेबल बनाया है कि ऐसी कौन सी कंपनीज है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी जिनको डीआरआर एंड डीआरआई क्रिएट करने की नीड है या नीड नहीं है। देखो उसमें सबसे पहले है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको ना डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है ना डीआरआई। आपको ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका समरी टेबल बना के रखा है ताकि आपको ये ढूंढना ना पड़े और बहुत सारा आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अदरवाइज पेज नंबर 68 पे आपके बुक के ऊपर दिया है कि कौन सी कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है और कौन सी कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको डीआरआर एंड डीआरआई दोनों भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट listed non-banking financial companies and listed house financing companies plus अदर लिस्टेड कंपनी जो बैंकिंग कंपनी भी नहीं है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनीज भी नहीं है, इन कंपनी को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट ये कंपनी को डीआरआई क्रिएट करने की जरूरत है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। डीआरआर ना क्रिएट करेंगे क्योंकि ये बैंकिंग कंपनीज है, इनके पास ऑलरेडी फंड होता है, तो इनको रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट करके रखती है, इन्वेस्टमेंट परचेस करके रखती है ताकि फ्यूचर में रीपेमेंट के लिए इन इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करके जो फंड उनके पास आए वो फंड से ये रिडम्पशन कर सके। अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड अनलिस्टेड एचएफसी यानी हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज, एचएफसी यानी हाउस फाइनेंसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी, और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी एंड हाउसिंग कंपनी। तो देखो एनबीएफसी, सिर्फ ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी अगर लिस्टेड है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, एचएफसी है तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, बट अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अदर है, इनको छोड़ के बाकी जो भी कंपनीज है ये सबको डीआरआर और डीआरआई क्रिएट करने की जरूरत है। इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये टेबल बहुत जरूरी है। 1-2 मिनट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में लिखना चाहो तो वैसे भी अलाउड है आपको। लिख लीजिए। डन। चल अब हमको कंसेप्ट पढ़ना है ओन डिबेंचर का। ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स इज नथिंग बट लाइक हमारा बायबैक ऑफ शेयर। ओन डिबेंचर्स इज नथिंग लाइक, ये आपका नथिंग बट लाइक एज आपका बाय बैक ऑफ शेयर। जैसे हम कंपनी जैसे खुद के ही शेयर मार्केट में से परचेस कर लेती है जब कंपनी के पास सरप्लस फंड होता है, वैसे ही कंपनी डिबेंचर भी परचेस कर लेती है जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड होता है। कंपनी क्यों करती है मैम ऐसा, क्यों खुद के डिबेंचर खुद ही खरीद लेती है? ताकि कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट अ फिक्स टाइम, वो पेमेंट ना करना पड़े, वो पे ना करना पड़े। इसीलिए कंपनी क्या करती है, खुद ही के डिबेंचर मार्केट में से परचेस कर लेती है। जैसे हमने बायबैक किया था वैसे ही डिबेंचर है कि कंपनी के पास सरप्लस फंड आ जाए
तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी लोन लेती है तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी के पास पैसा आ जाएगा तो वो लोन का रीपेमेंट कर देती है। एक तो लमसम पेमेंट करेगी या इंस्टॉलमेंट में करेगी या एग्रीड टर्म्स के अंदर कंपनी पेमेंट करते जाएगी। वैसे ही डिबेंचर्स का है कि कंपनी चाहे तो रिडम्पशन कर दे, चाहे तो उसको कन्वर्ट कर दे, कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर्स वो भी हम पढ़ेंगे, या तो मार्केट में से खुद के ही डिबेंचर खरीद ले, ताकि वो डिबेंचर को खरीद लेगी, उसको वाइप ऑफ कर देगी या उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और उसका लोन अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब ये इंटरेस्ट जो है ये दो टाइप में आएगा। देखो, कंपनी डिबेंचर परचेस कर रही है मार्केट में से खुद के ओन्ड डिबेंचर्स। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, क्योंकि ये इंटरेस्ट में दो कंसेप्ट है, एक कम इंटरेस्ट और एक एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट यानी ये टोटल अमाउंट में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन टोटल अमाउंट। और ये एक्स इंटरेस्ट यानी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल अमाउंट। अब मैम इसका क्या मतलब हुआ, तो अब देखो एग्जाम्पल, राइट डाउन एग्जाम्पल, मेरे साथ ही एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल लिखिए, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड परचेस 10,000 12% डिबेंचर of 100 each on 30th June 2021। 100 रुपए के डिबेंचर थे, वो कंपनी ने परचेस कर लिए एट ₹99। कितने का था डिबेंचर, 100 का था। कितने में परचेस किया, 99 में। मैम सस्ते में परचेस किया, नुकसान हो गया, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था। जब डिबेंचर्स का वैल्यूएशन होता है तो इसमें एवरी 6 मंथ, कल हमने देखा था, इंटरेस्ट मिलते रहता है, फिर टोटल अमाउंट, फिर इंटरेस्ट 6 महीने का, इस तरीके से इंटरेस्ट होता है। तो जब अगर आप मार्केट में जाओ और बोलो कि हमको हमारे डिबेंचर वापस दे दो, तो लोग बोलेंगे नहीं कि हम आपको प्राइस कौन सा कोट करेंगे, लोग हमके पब्लिक हमको कौन सा प्राइस कोट करेगी। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो वो इंक्लूसिव वाला रेट हमको कोट करेगी, और अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं मिला है तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अरे हमको भी तो रीपेमेंट के टाइम, जब हम रीपेमेंट करेंगे या हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर का, तो आपको जो सेलर है वो इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मांगेगा क्या, वो बोलेगा नहीं क्या, अगर मैं मेरे पास होल्ड करके रखता हूँ डिबेंचर तो कंपनी मुझे इसका इंटरेस्ट देगी ना। सोचो, ये एक्स नाम का बंदा है और ये एबीसी लिमिटेड है, ये एक्स अगर डिबेंचर खुद के पास ही रखता है तो एवरी 6 मंथ कंपनी उसको डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी ना। हाँ मैम, पे करेगी। अगर एक्स एबीसी लिमिटेड बोल रहा है कि मुझे मेरे डिबेंचर वापस दो, तो एक्स बोलेगा अगर मैं तुमको वापस दूंगा तो मेरा इंटरेस्ट तो आना बंद हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ऐसे प्राइस पे दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे प्राइस पे बेचूंगा कि मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ 100 में नहीं दूंगा, प्लस मुझे 10 रुपए और लगेंगे इंटरेस्ट के। जो मेरा नुकसान होगा 10 रुपए का इंटरेस्ट का, जो मैं तुमको अगर बेच दूं, एबीसी लिमिटेड, मैं अगर तुमको डिबेंचर बेच दूं तो मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट का नुकसान होगा, तो मुझे ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी चाहिए, तो ही मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा, तो ही मैं तुम्हें सेल करूंगा। यानी एबीसी लिमिटेड एक्स इंटरेस्ट परचेस कर रहा है, यानी ये जो 99 जो रेट एक्स ने कोट किया था परचेस सेल करने के लिए, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये 10 रुपए इंक्लूडेड नहीं है।
ये सिर्फ फेस वैल्यू पे ही बेच रहा है, एक्स इंटरेस्ट यानी विदाउट इंटरेस्ट सेल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। सामने वाला आपको बेच रहा है तो उसका इंटरेस्ट का जो नुकसान है वो भरपाई करके लेगा। अगर वो फेस वैल्यू के साथ दे रहा है, फेस वैल्यू में इंक्लूड करके दे रहा है तो उसे कम इंटरेस्ट कहा जाएगा, और फेस वैल्यू को एक्सक्लूड, फेस वैल्यू यानी सेलिंग वैल्यू, ये सेल प्राइस है, फेस वैल्यू नहीं है, ये सेल प्राइस है और ये फेस वैल्यू है। तो सेल प्राइस के अंदर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है तो उसे कम इंटरेस्ट कहा जाएगा, और एक्सक्लूडेड है तो एक्स इंटरेस्ट कहा जाएगा। फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, क्यों परचेस किए? क्योंकि हमें कैंसिल करना है, हमारा बोरोड फंड कम करना है। इंटरेस्ट पेमेंट कब कब करती है कंपनी? इंटरेस्ट पेमेंट डेट 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जनरली यही डेट होता है इंटरेस्ट पेमेंट का। ठीक है मैम। सॉल्यूशन, देखो कंपनी ने क्या किया, खुद के डिबेंचर परचेस किए, खुद ही के डिबेंचर परचेस किए, जिसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना आ रहा है? कितने डिबेंचर थे मैम? 10,000 डिबेंचर थे। कितने के थे? 100 के थे, बट कितने में परचेस किए? 99 में परचेस किए। तो कॉस्ट कितनी है? 10,000 डिबेंचर ऑफ 99 कितने हो गए? 99,000। ठीक है, बट आपको उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ये अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसका इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? आपने कब खरीदे? 30 जून को, तो 30 जून के पहले का इंटरेस्ट कब आएगा? 31 मार्च को। यानी कितना टाइम का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? ये 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो इसको मिल गया, इसको ये 3 महीने जो इसने होल्ड करके रखा, अप्रैल, मई एंड जून, 30 जून तक होल्ड करके रखा आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च को उसको इंटरेस्ट मिल गया था। देखो उसने 30 जून को परचेस किया, 30 जून के पहले की 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो उसने बचा लिया, उसको मिल गया। बट उस हमने कब परचेस किए? 30 जून को परचेस किए। तो ये जो गैप है ना 3 मंथ का, इस ये होल्ड करने का जो इंटरेस्ट बनता है वो भी उसको देना पड़ेगा, तो ही वो आपको सेल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, उसने 3 महीने होल्ड करके रखा था, तो वो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, आपको पे करना जरूरी है। कब से कब तक? फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से आपने कब खरीदा? 30 जून 2021 तक का इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये हमको पता है, तो करो 10,000 इंटू 100 इंटू कितने परसेंट डिबेंचर है? 12% इंटू 3/12। करो कैलकुलेट, कैलसी है आपके पास? 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना आ रहा है? 3,000। 30,000, ये 9,90,000 है। 10,000 इंटू 99, ये 9,90,000, और ये है आपके 30,000। तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है आपको? आपको पेमेंट करना पड़ रहा है 10 लाख, 1,20,000, 10,20,000, राइट। 9,90,000 प्लस 30,000 कितना आ रहा है? ये
10,20,000, ठीक है। 10,20,000 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ये 3 महीने जो होल्ड करके रखे थे उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जो बायबैक की एंट्री होती है वो क्या बायबैक की एंट्री होती है? पहले हम डिबेंचर, हम पहले हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। 12% डिबेंचर कितने थे? 10,000 के डिबेंचर थे 100 के हिसाब से, यानी कितने हुए? 10 लाख। कितने से लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे? हमने कितने में परचेस किए मैम? 99 में, यानी हमको क्या मिला? डिस्काउंट मिला, नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको? टू ओन डिबेंचर, 1 मिनट, टू ओन डिबेंचर पहले एंट्री लिख लो। कितने में? 10,000 डिबेंचर आपने कितने में लिए? 99 में। कितने हुए? 9,90,000। टू प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। मैम ये क्या बोल रहे हो? कितना हुआ? 10,000 प्रॉफिट हो गया ना आपको? 99 का था, 10,000 इंटू 10, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। नहीं रे, 10,000 का ही हुआ ना। 10 लाख माइनस 9,90,000, हाँ 99 है। 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला? 1 रुपए का। देखो हम मार्केट में खरीदने को गए, हमने जब बेचा था तब हमने 100 का बेचा था, बट हम खरीदने को गए तो हमको 99 में ही मिला, यानी 1 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट कहाँ चले गया? प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट हमने इसमें से एक्सक्लूड किया क्योंकि हम लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। हमको 1 रुपए का क्या मिला? प्रॉफिट मिला। 100 रुपए में हमने बेचा, बट हमने खरीदा कितने में? 99 में। और अब इंटरेस्ट की एंट्री, ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगा आपको? यस मैम। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 9,90,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पे किया आपने? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैम 30,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे कितने गए? 10,20,000। समझ में आया क्या? ओन डिबेंचर को कैसे सेट ऑफ किया हमने? यस, हमको समझ में आ गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर का कंसेप्ट समझ में आया है क्या? कैसे कैलकुलेट करना है? एक्स इंटरेस्ट यानी हमको कैलकुलेट तो करना ही है, बट सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, जितना उसने होल्ड किया उतने का उसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब ऐसा ही हम एक कम इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। कम इंटरेस्ट सेम लेंगे एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ लिखना है। एबीसी लिमिटेड परचेस 1,012% डिबेंचर of 100 each at 99 on 30 जून 2021। और यहाँ पर लिखा है कम इंटरेस्ट, इतना ही डिफरेंस है। ये कम इंटरेस्ट है, वो एक्स इंटरेस्ट था। कम इंटरेस्ट फॉर immediate cancellation, for immediate cancellation interest payment 30
सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, यस। चलो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितने की कॉस्ट थी? 1000 डिबेंचर एट 99, कितने आए? 99,000। ये तो सेम रहेगा। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, अब कम इंटरेस्ट है, यानी ये 99 के अंदर ना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, इसीलिए हमने इसको ऐड किया था। ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था, ये एक्स इंटरेस्ट बोला था, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट थी ये 99, इसीलिए हमको इंटरेस्ट को ऐड करना था। बट यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला कि ये इंटरेस्ट जो है ना, ये कम इंटरेस्ट है, ये 99 का जो प्राइस है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें से हमको इंटरेस्ट का अमाउंट अलग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? निकालो इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन अबाउ, इसमें 6 महीने का इंक्लूडेड है। देखो, कम इंटरेस्ट यानी इसमें 6 महीने का इंक्लूडेड है और उसने होल्ड 3 महीने के लिए ही किया, 31 मार्च से 30 जून तक होल्ड किया, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। आप 3 महीने का ही पे करोगे। देखो, इसने 30 सितंबर तक का पेमेंट करके रखा है, पर आपने 30 जून को ही खरीद लिया 31 मार्च से, ये 6 महीने का आपको मिला हुआ है, 6 मंथ का। बट आपने यहीं पर क्या किया? यहीं पर परचेस कर लिया, यानी ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आप सामने वाले से वापस ले लोगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा में पे कर दिया था और आप खुद के डिबेंचर वापस से परचेस कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया था इंटरेस्ट का 3 महीने का, वो आप वापस ले रहे हो। इसलिए हम 3 महीने का इंटरेस्ट क्या करेंगे? इसमें से रिड्यूस कर देंगे। कैलकुलेशन विल बी द सेम। कितना? 1000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, अमाउंट विल बी द सेम। पर ये 3 महीने का इंटरेस्ट आप रिड्यूस करोगे तो आपका कितना आएगा? कॉस्ट और यू कैन राइट टोटल आउटफ्लो कितना आएगा? 90, कितना आ रहा है? 96,000। समझ में आया क्या आपको? यस मैम, समझ में आया, बहुत इजी था। चलो, इसकी जर्नल एंट्री सेम है ऊपर के जैसी ही करो। फर्स्ट, पहले लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितनी थी लाइबिलिटी? 1 लाख की, 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, हमको 100 का डिबेंचर 99 में मिला, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो चलो, टू ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर कितने में परचेस किए? 99,000 में। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कितना प्रॉफिट हुआ? 1000। ठीक है, एक मिनट, ओन डिबेंचर 99 में नहीं खरीदे हमने, 96 में खरीदे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 का। 96 में खरीदे ना आपने टोटल। यस, और अब पेमेंट की एंट्री करो। ओन डिबेंचर कॉस्ट कितनी आई ओन डिबेंचर की? 96,000। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितना आया इंटरेस्ट? 3000। टू बैंक, बैंक को तो पेमेंट पूरा ही करना पड़ता ना हमको, क्योंकि इसने 99 में खरीदा, ये पेमेंट तो पूरा ही करना पड़ता। सिर्फ इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है तो वो हमको अलग से नहीं दिखाना पड़ेगा। कितना? 99,000।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं था, ये एक्सक्लूडेड था, ये अलग से हमको और पेमेंट करना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट यानी जितने में हमने परचेस किया, जो प्राइस कोट किया उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो जितना टाइम उसने होल्ड करके रखा उसका इंटरेस्ट हमको उसको एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा। इसलिए हमने जर्नल एंट्री में भी देखा कि यहाँ पर पेमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। इंटरेस्ट तो यहाँ पर भी दे रहे हैं मैम, ये देखो 3000 का इंटरेस्ट तो हम यहाँ पर भी पे कर रहे हैं, पर ये इंटरेस्ट कौन सा है जो उसमें इंक्लूडेड था। हमने 6 महीने का उसको जो इंटरेस्ट था ना, ये 6 महीने में से 3 महीने का हमने माइनस कर दिया और सिर्फ 3 महीने का ही पेमेंट किया। समझ में आया क्या? ये 99,000 में ये 3 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। देखो एक बार फिर से गो थ्रू करके देखो कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है। एक्सक्लूसिव यानी हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जो प्राइस कोट की है वो सिर्फ फेस वैल्यू है या सिर्फ सेलिंग प्राइस है, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूसिव नहीं है। बट एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के अंदर जो प्राइस कोट किया है उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, तो वो हमको अलग से शो करना पड़ेगा और उसका पेमेंट भी अलग से बताना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन अलग से बताना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट यानी प्राइस इंक्लूसिव है और एक्स इंटरेस्ट यानी प्राइस इंक्लूसिव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। समझ में आया क्या? यस। और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, कन्वर्टेबल डिबेंचर। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये कंसेप्ट। कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कंपनी जब इशू करती है ना डिबेंचर, तभी बता देती है कि ये आपको डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करवा सकता है इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में। यानी वो कंपनी के क्रेडिटर से कंपनी का ओनर बन सकता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर, उसके पास ऑप्शन है। तो वो क्या करेगा, इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। उससे रिलेटेड मिलता जुलता एक सम हमने कल देखा था। इसकी एंट्री क्या होगी, सिर्फ एंट्री देख लो। डिबेंचर की लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर्स इशू होंगे या प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, यानी हमारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल लायबिलिटी होती है हमारी, वो क्रेडिट बैलेंस आता है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इससे क्या हो रहा है, आपका कैपिटल बढ़ रहा है और डिबेंचर आपका कम हो रहा है। डिबेंचर की लायबिलिटी गेट रिड्यूस एंड इक्विटी का कैपिटल गेट इंक्रीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इश्यू किया तो यहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट किया तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा। बस इतनी ही एंट्री है, लायबिलिटी को रिड्यूस करो और कैपिटल को बढ़ाओ, यही एंट्री है आपकी कन्वर्जन की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन हम आज देखेंगे, जो हमने पहले स्किप किए थे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आई गेस हमने इलस्ट्रेशन नंबर 34 देख लिया था, 35 भी देखा था हमने, 36 हमने स्किप किया था। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आपको होमवर्क है, एग्जाम्पल सारे आपने गो थ्रू करना है, सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से सॉल्व करोगे। 36 देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 36। A company issue 1,15% डिबेंचर ऑफ 100 each at par। इशू किए एट पार, कितने, 1 लाख के डिबेंचर ऑफ 100 each at par एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, यानी 100 का डिबेंचर इशू किया और पेमेंट 115 का किया, यानी 15 रुपीज का क्या कर, ये क्या हो गया, लॉस, जो हमको फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़ेगा। अरे ये हो गया था आफ्टर 8 years वाला, चलो ये डन होने वाला है हमारा, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कोई बता भी नहीं रहा है कि मैम हो गया। क्वेश्चन 37 देखो, कंपनी इशू 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 each रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10th year, बट रिजर्व्स
देखो क्वेश्चन में बोला है रिजर्व क्रिएट करने के लिए, रिजर्व द राइट टू रिडीम अर्लियर फ्रॉम द एंड ऑफ 5th ईयर। कंपनी रिजर्व बना रही है, कौन सा रिजर्व? DRR फ्रॉम 5th ईयर। कंपनी को रिडम्पशन भले ही 10th ईयर में करना है, बट रिजर्व कब बना रही है? 5th ईयर। कंपनी डिसाइड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर टू रिडीम 20,000 डिबेंचर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट इट हैज मेड। और 5th ईयर में रिडम्पशन कर DRR बनाने के बाद कंपनी क्या कर रही है? 20,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर दे रही है। चलो ठीक है, एंट्री पास करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 37। चलो जर्नल एंट्रीज, फटाफट जर्नल एंट्रीज कर लेंगे इसकी। इशू की करना है क्या? चलो इशू की भी कर लेंगे हम एंट्री। इलिस्ट्रेशन नंबर 37। क्या किया कंपनी ने? 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10th ईयर। अब इशू की एंट्री आप करेंगे, मैं रिडम्पशन की एंट्री बताती हूँ आपको। रिडम्पशन की एंट्री, रिडम्पशन कितना हो रहा है? 20,000 डिबेंचर्स का। कौन से साल हो रहा है? 5th ईयर। 5th ईयर में कंपनी क्या कर रही है? रिडम्पशन कर रही है 20,000 डिबेंचर का। चलो लाइबिलिटी को रिड्यूस करो। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, क्या कर रही है कंपनी? 20,000 डिबेंचर्स ऑफ प्रीमियम, नहीं प्रीमियम है क्या? नहीं है। 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। डायरेक्ट 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच कितना हो रहा है? 20,000 इंटू 100 यानी 20 लाख। चलो 20 लाख डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इशू की एंट्री करना है आपको। कितना? 20 लाख, 20 लाख। एंड लास्ट अब कंपनी रिजर्व क्रिएट करेगी। और कितना रिजर्व क्रिएट करेगी? यहाँ पर बोला 5th ईयर ऑनवर्ड्स कंपनी रिजर्व क्रिएट करेगी। हम कंसिडर करके चलेंगे कि 25% कितना होता है? 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच कितना हो रहा है? 10 लाख। 1 करोड़ 1 लाख डिबेंचर है ना, 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच कितने हो रहे हैं? 1 करोड़। इसका 25% कितना होता है? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख का कंपनी रिजर्व क्रिएट कर रही है। तो करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताई थी मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन कैसे आता है। P&L से बनाएंगे रिजर्व टू DRR। आपके मॉड्यूल में जितना रिडम्पशन कंपनी को करना है, कंपनी को रिडम्पशन कितना करना है? 20 लाख का। कब करना है? 5th ईयर में करना है। तो उन्होंने 20 लाख का ही क्या किया है? DRR बनाया है। जितने का रिडम्पशन करना है उतने का। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हम कितना बनाते हैं? 25%। तो अगर हम मॉड्यूल के हिसाब से चले तो जितने का रिडम्पशन करना है उतने का ही रिजर्व बनाया। तो कितना बनाया? 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, जितने का रिडम्पशन उतने का रिजर्व। डन। थोड़ा फास्ट लेंगे। अब ये एंट्रीज हमारी बहुत अच्छे से हो गई है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। इलिस्ट्रेशन नंबर 38 क्या लिखा है देखो। ऑन April 1st 2011 PT लिमिटेड इशूड 25 लाख है। ठीक है, 12% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। इशू एट पार है। इशू की एंट्री आप करोगे। डिबेंचर होल्डर वेर गिवन कॉल ऑप्शन टू कन्वर्ट, अभी मैंने आपको बताया कन्वर्जन का, कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू 10 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर। एक डिबेंचर के बदले 1 डिबेंचर के बदले क्या मिलेगा? 40 शेयर्स। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना था? 100 और आपके ₹10 इक्विटी शेयर्स, नहीं एक मिनट, कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू 10 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम। एक डिबेंचर के बदले एक शेयर
बट ये शेयर का प्राइस क्या, ये शेयर का प्राइस है 10 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 40 प्रीमियम, ऐसे 50 रुपीज में मिलेगा। समझ में आया क्या? टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू ₹10 है, ये ₹10 इक्विटी शेयर, यानी 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर मिलेगा, जिसके ऊपर प्रीमियम है 40, यानी 50 रुपए का आपको इक्विटी शेयर मिलेगा एक डिबेंचर के बदले। ऐसा ऑप्शन दिया, किसको दिया? डिबेंचर होल्डर को। ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 2015, on April 2016, डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 10 लाख आउट ऑफ 25 लाख, 10 लाख डिबेंचर जिसने होल्ड किया था, उन डिबेंचर होल्डर्स ने एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। 25 लाख में से 25 लाख लोगों को, 25 लाख डिबेंचर वालों को ही हमने ऑफर दिया था, पर 25 में से सिर्फ 10 लाख वालों ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। कौन सा ऑफर? एक डिबेंचर के बदले एक शेयर, पर वो शेयर का प्राइस कितना? 50 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 50। चलो ठीक है मैम, समझ में आ गया कि प्रीमियम 50 में हमको कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट कन्वर्ट की एंट्री करेंगे या पहले इशू की? चलो बुक में इशू की एंट्री भी दी है तो हम इशू की भी कर लेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 38 है ना। इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, यस 12% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना? 25 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितना हो रहा है? 25 करोड़, 25 करोड़ ही हो रहा है, 25 करोड़। ठीक है, अमाउंट इन लैक्स भी लिख सकते हो आप। फिर अब हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। 12% डिबेंचर डायरेक्ट एंट्री पास की है मैंने, आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट से डिबेंचर अकाउंट करोगे तो भी चलेगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे कन्वर्जन की एंट्री। तो कन्वर्जन कितना कर रहे हो? 12% डिबेंचर्स कन्वर्ट कर रहे हो आप, कितने के? 10 लाख के। सिर्फ कन्वर्जन की एंट्री देखेंगे, 10 लाख के डिबेंचर, 10 लाख के डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 10 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितना हो गया? 10 CR, राइट? यस। इसके बदले आप क्या दे रहे हो उनको? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 25 CR, 25 CR, 10 CR। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है मैम? 10 रुपए का है। वेट, 3080 सॉल्व कर रहे हैं ना? यस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10 रुपए का, 10 लाख को 10। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करने के लिए पहले आपको वर्किंग नोट के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू, अरे ठीक है मैम, 10 करोड़ तो हमको पता है कि करना है, पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं वो तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे? 10 करोड़ कितने का है एक शेयर? 50 रुपए का। कितने में देने वाले हो? एक मिनट रुको, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो 10 लाख। कितने का है ये? 100 का। और मिलने कितने में वाले हैं शेयर? 50 रुपए में। तो कितने हुए ये? निकालो। 10 CR डिवाइडेड बाय 50, ये आ रहे हैं आपके 20 लाख शेयर्स। शेयर्स 20 लाख शेयर्स है ये, और 20 लाख शेयर्स इंटू 100, ये होते हैं आपके 20 लाख शेयर्स इंटू 10 ईच, ये हो रहे 200, यानी आई कैन राइट इट एज 2 करोड़। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 लाख इंटू 40,
ये आ रहा है आपके 8 CR। समझ में आया कि कैसे निकाला मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे मैम? 10 लाख के नंबर ऑफ डिबेंचर थे। एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का। और उसके बदले आपको कितने का इक्विटी शेयर मिल रहा है मैम? 50 रुपीज का इक्विटी शेयर मिल रहा है। तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आए? 50 लाख, सॉरी 20 लाख। ठीक है, ठीक। फिर से ये चालू हो गया इसका हैंग होना। अब ये हो गई हमारी कन्वर्जन की एंट्री। समझ में आया कि आप लोगों को कन्वर्ट कैसे किया मैंने? सिर्फ यहाँ पे ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 लाख डिबेंचर्स थे 100 ईच के, और हमने इशू किया 50 रुपए में। तो 50 रुपीज में हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए। 50, 10 का फेस वैल्यू प्लस 40 का प्रीमियम। ये समझ में आ गया? तो ये एंट्री तो इजी है, लिख लो, ये इतना ही है क्वेश्चन ये। डन। फिर मेरे ख्याल से हमने इसके बाद के क्वेश्चन देखे थे। 39 हो गया था हमारा, 40 भी हो गया था, है ना? 40 भी हो गया था। एक मिनट, आई चेक। 39 हो गया था, 40 नहीं हुआ था। ओन डिबेंचर का था, है ना? ये 40 नहीं हुआ था। चलो 40 देखते हैं हम। वेट, क्वेश्चन बचा था हमारा। चलो देखते हैं। 41, 40 में क्या है? ये ओन डिबेंचर का है। ओन डिबेंचर का है। देखो 40 में क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 98 पर डिबेंचर, यानी कंपनी ने इशू किया एट डिस्काउंट ऑफ ₹2। 2 रुपए के डिस्काउंट के अंदर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू commencing from 2016, company should redeem 10,000 debentures either by purchasing them from open market, जैसे own purchase, purchasing from open market यानी own purchase, own debenture नहीं, own purchase, ओपन मार्केट से परचेस कर लिया कंपनी ने, और ड्रॉइंग अ लॉट एट पार एट द कंपनीज ऑप्शन, या लॉट के अंदर कंपनी उसको विड्रॉ करेगी। प्रॉफिट इफ एनी ऑन रिडम्पशन इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी जब ओन डिबेंचर परचेस करेगी तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर करो बोल रहे कैपिटल रिजर्व में। मतलब कंपनी ने 98 में इशू किया था, अगर कंपनी को और सस्ते में मिल रहा है 95 में, 93 में, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी? कैपिटल रिजर्व में। Company's accounting year ends on 31st March. Interest payable on 30th September and 31st March। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ओन डिबेंचर परचेस का आ गया, इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आ गया, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू CR भी आ गया। ठीक है। कंपनी राइट ऑफ 20% ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट। कंपनी क्या कर रही है? राइट ऑफ कर रही है 20% डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, यानी जो डिस्काउंट का लॉस था वो राइट ऑफ कर रही है और क्रेडिट कर रही है P&L अकाउंट में। ड्यूरिंग 17-18, 14-15 में राइट ऑफ किया कंपनी ने, यानी उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया, इनकम एज एन इनकम शो कर दिया। सॉरी, कंपनीज परचेज एंड कैंसल द डिबेंचर एज गिवन बिलो। कंपनी कैसे कैसे परचेज कर रही है? 2 करोड़ एट 95 पर डिबेंचर ऑन 30 सितंबर, यानी ये जो 2 करोड़ है ये कितने का था मैम? ये 100 का था, और ये कितने में खरीदा? 95 में खरीदा, यानी कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया मैम? 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। देखेंगे कि मैम ये 2 रुपए का डिस्काउंट भी तो इशू किया था, यानी अगर हम टोटल देखें तो 3 रुपए का ही प्रॉफिट है। करेंगे कैलकुलेट, और 3 करोड़ का जो थे वो 97 पर डिबेंचर 31 मार्च को कंपनी ने परचेस किए। यानी यहाँ पर और यहाँ पर देखो डेट्स दी है, तो हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है।
ठीक है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर बोथ ईयर यानी 14 15 एंड 17 18 से 14 15 क्यों मैम, वहां पे इशू किया उसकी एंट्री आएगी और डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया उसकी एंट्री आएगी। चलो फटाफट एंट्रीज पास करेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 40। सबसे पहले इशू की एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2040 इशू की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, यस, तो लिखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू कितना है 14% डिबेंचर, वापस चालू हो गया इसका, एक टाइम तक अच्छा रहता है फिर इसको भी मस्ती आ जाती। चल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आएंगे मैम, 10 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 इच एट 98 पर डिबेंचर, 98 का एक डिबेंचर है तो बैंक में कितने आएंगे 10 लाख इंटू 98, 10 लाख इंटू 98 कितने आएंगे, इन लैक्स लिख लो, अमाउंट इन लैक्स, यहाँ पे भी अमाउंट इन लैक्स, कितनी आएंगी अमाउंट मैम 980 लैक्स, 980 लैक्स, 9 करोड़ 80 लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, आप क्या करना है, कंपनी को ओन डिबेंचर्स परचेस करना है, पर कब कर रही है कंपनी ओन डिबेंचर परचेस, 17 18 में कर रही है। उसके पहले कंपनी को हर साल हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है तो हम पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। करो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। पहला इंटरेस्ट कब है, कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे कर रही है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो करो 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट कहा जाएगा, इंटरेस्ट आपका इनकम है कि एक्सपेंस है मैम, डिबेंचर के ऊपर पे कर रहे एक्सपेंस है, तो करो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। करो कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिबेंचर विल बी पेड ऑन फेस वैल्यू, 10 लाख के डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, राइट, इंटू 14% इंटू 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितना हो रहा है 6 मंथ, 6/12। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो कितना आ रहा है 70 लाख, 70 लाख। नेक्स्ट एंट्री ऑन 31 मार्च, तब तक के कुछ नहीं है, नेक्स्ट डायरेक्ट हमको कब करना है, सिर्फ 14 15 में अब एक एंट्री पास करेंगे राइट ऑफ की, पर उसके पहले इंटरेस्ट का करेंगे और फिर डायरेक्ट 17 18 की इंटरेस्ट पास करेंगे, तब तक के इंटरेस्ट मिलते रहेगा। 31 मार्च को एंट्री करो, वापस इंटरेस्ट की सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। 6 महीने में कुछ चेंजेस हुआ क्या, कुछ ऑन डिबेंचर गए क्या, कुछ इधर उधर हुआ क्या, नहीं मैम सेम है, सेम एंट्री 70 लाख 70 लाख। फिर 31 मार्च को हमको एक बोला उन्होंने, क्या बोला, ड्यूरिंग 14 15, क्या बोला है ड्यूरिंग 14 15, ये देखो कंपनी राइट ऑफ 20% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट जो था ना उसका राइट ऑफ कर दिया, ये जो डिबेंचर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट है ना ये हमने राइट ऑफ कर दिया, बोला हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ कहा जाएगा मैम, राइट ऑफ जाएगा आपका P&L में, वेट, राइट ऑफ कहां से होगा P&L से होगा, तो करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है इसलिए रेड इसमें लिखू क्या और अच्छे से समझेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किया यानी ये डेबिट था इसको क्रेडिट करके सेटल डाउन कर दिया, तो लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, और कितना किया बोला 20% किया, देखो लिखा है 20% राइट ऑफ किया,
तो 20% निकालो, काय का 20%? अरे यार, ये मैंने गलत लिखा क्या? यहाँ पर 20 तो लिखा ही नहीं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख पे 2 रुपीज, और यहाँ पर पूरा 10 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर पूरे आएंगे 1000। ठीक है, ये 20 लाख का 20% राइट ऑफ किया। 20 लाख इंटू 20% कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख। और पी एंड एल को हम एक और एंट्री पास करेंगे। ये जो दोनों इंटरेस्ट हमको मिले, ये इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? पी एंड एल को चार्ज कर देंगे। पी एंड एल को हम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? 70 प्लस 70 इट्स 140 14। कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे, पर अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने अलग अलग की। अब हम 15, 16 और 16, 17 की नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है और इंटरेस्ट विल बी द सेम 70 लाख एंड 70 लाख। हमको ऐसे भी उन्होंने 2 साल की करने बोली है। कौन कौन से? 14, 15 और 17, 18। क्योंकि पता है कि 15, 16 और 16, 17 ये जो 2 ईयर्स है, इसमें सिर्फ ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, ये वाली ही एंट्रीज आएंगी। ये 2 एंट्रीज बार बार आएगी। कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली। इसीलिए डायरेक्ट हम एंट्री पास करेंगे। अभी कौन सी? 17, 18 की। तो चलो 17, 18 को शुरू करते हैं फ्रॉम 30 सितंबर 2017। करो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, राइट? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कुछ चेंजेस हुए क्या अभी तक? 30 सितंबर तक? 30 सितंबर तक तो नहीं हुए। 30 सितंबर को हमने ओन डिबेंचर परचेस किए, तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट तो आएगा ही। तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट पूरा 70 लाख, 70 लाख। अब 30 सितंबर को हम ओन डिबेंचर परचेस करेंगे। पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमने देखा ना। एक दिन भी अगर वो होल्ड करके रखते हैं तो डिबेंचर होल्डर पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये पहले डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और फिर ओन डिबेंचर परचेस करेंगे। तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका कैलकुलेशन, 2 करोड़ के डिबेंचर थे, हमने 95 में परचेस करे। कितने में? 95 में। तो कैलकुलेशन कैसा आएगा? 2 करोड़ 70 कितने के थे? देखो अमाउंट दी है, ये 2 करोड़ ना अमाउंट है, रुपीज लिखा है, ये देखो 2 करोड़ की अमाउंट है। एक डिबेंचर कितने का था? 100 का। कितने में खरीदा? 95 में। करो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 95, इट कम्स टू 1 करोड़ 90 लाख। कितने में आया आपको एक डिबेंचर? 1 करोड़ 90 लाख। इसमें कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं दिया है, इसीलिए हमने भी नहीं लिया। अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। और अब हमारी लायबिलिटी रिडक्शन की एंट्री। 30 सितंबर 2017 को लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। करो 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर तो सीधे सीधे दिए हैं, कितने के हैं मैम? 2 करोड़ के। टू ओन डिबेंचर, कितने में आया ओन डिबेंचर मैम? 190 में। अभी तो कैलकुलेट किया ऊपर 190। तो 10 रुपए का क्या हो गया? 10 रुपए नहीं है वो, 10 लाख है। 10 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। कितना? 10। इसको हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि हमको बोला था कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमको सीआर को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर टू सीआर।
प्रॉफिट ऑफ एनी रिडम्पशन ट्रांसफर टू सीआर, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ ओन डिबेंचर की जगह आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, या तो हम एक स्पेशल एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट ऑन परचेस ऑफ ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 10 लाख 10। ठीक है, कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो या आप ऐसे स्पेशल एंट्री भी पास कर सकते हो। अब नेक्स्ट कब खरीदे, ऑन 31 मार्च हमने खरीदे, तो 31 मार्च के पहले भी हम क्या करेंगे मैम, पहले ना हम इंटरेस्ट देंगे, चलो देते हैं। 31 मार्च 2018 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अब यहाँ पर डिबेंचर हमारे रिड्यूस हो गए, हमने 2 करोड़ के डिबेंचर खरीद लिए मार्केट से। अभी तक हमारे मार्केट में कितने थे डिबेंचर मैम, अभी तक 10 करोड़ के थे, अब हमारे मार्केट में कितने हैं, सिर्फ 8 करोड़ के। 10 करोड़ के थे, उसमें से 2 करोड़ के आपने क्या किए, मार्केट से परचेस कर लिए, और बचे हुए पे 14% डिबेंचर से 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 इंटू 14% इंटू 6/12, ये आ रहा है आपका 56 लैक्स, 56 लैक्स इंटरेस्ट। अब अगेन ऑन 31 मार्च 2018 को आप ओन डिबेंचर परचेस कर रहे हो, तो लिखो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, करो कैलकुलेशन। 3 करोड़ के डिबेंचर एट 97 पर डिबेंचर आपने खरीदा, कैसे निकालेंगे, 3 करोड़ ऑफ 100 ईच इंटू 97, कितने के थे वो डिबेंचर, 100 रुपए के थे, और आपने कितने में खरीदे, 97, तो करो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 97, जो आ रहे आपके 2 करोड़ 91 लाख, कितने में खरीदे, 2 करोड़ 91 लाख, 2 करोड़ 91 लाख। ठीक है, अब लाइबिलिटी रिडक्शन की एंट्री अगेन ऑन 31 मार्च 2018, लिखो 14% डिबेंचर अकाउंट टू ओन डिबेंचर, रिडक्शन कितने का हुआ मैम, 3 करोड़ का, कितने में खरीदे, 291 में खरीदे, यानी क्या हुआ मैम, 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 9 रुपए का नहीं, 9 लाख का। टू डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व लिख लू, यस मैम लिख लो, अलग एंट्री मत करो, टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, यस। और अब लास्ट एंट्री कौन सी है मैम, ये जो अभी तक हमने ना, ये जो डिबेंचर आया ना, डिबेंचर इंटरेस्ट मैम, ये वाला और ये ऊपर वाला कहा गया, ये वाला, ये जो 70 है और ये जो 56 है ना, ये दोनों हमने P&L को ट्रांसफर नहीं किए, तो करो P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे 70 प्लस 56, कितने हो रहे हैं दोनों मिला के, ये हो रहे 126, 126। चलिए लिख लीजिए, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ओन डिबेंचर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। कोई भी डाउट होगा तो डायरेक्टली आस्क मी, पिन मी, मैसेज मी, लिख लीजिए। ठीक है,
चल, अब हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 41 हो चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 42 भी हो चुका है। डिस्काउंट पे भी हमने देख लिया था कल, इलस्ट्रेशन नंबर 44 भी हुआ है, राइट? हुआ है ना? वेट, आई विल चेक कि हमारा कहाँ तक हुआ है। 42 हुआ है, 43, 44 भी हुआ है, 45 शुरू है। चल, इलस्ट्रेशन नंबर 45 देखते हैं। बेसिक देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट कल नया कंसेप्ट देखेंगे, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड नथिंग बट आपका डीआरआर ही है, सेम कंसेप्ट है, सब सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। डीआरआर से सिंकिंग फंड हो गया है और डीआरआई से सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो गया है, ठीक है? वो हम देखेंगे इलस्ट्रेशन के साथ में ही। कोलैटरल सिक्योरिटी का एक सम हमने इसके पहले देखा है, व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट? देखो क्वेश्चन, कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कंपनी जब लोन बोरो करती है ना, तो कंपनी को कुछ तो भी मॉर्गेज रखना पड़ता है, कुछ तो भी देना पड़ता है, जिसके बदले में कंपनी को लोन मिलता है। वैसे ही कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को कुछ तो भी मॉर्गेज देना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर को कुछ तो भी मॉर्गेज देना पड़ता है। क्या लिखा है देखो, सी लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन, सिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड है, इसीलिए तो आपने मॉर्गेज रखी है एक प्रॉपर्टी। ₹8 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से आपने क्या किया, 8 लाख का लोन लिया बाय इशूइंग 1012% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। आपने क्या किए, 1000 डिबेंचर इशू किए, 1000 ईच के, ठीक है? और उसके बदले में आपने लोन कितना मिला आपको, 8 लाख का, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। आपने कोलैटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू किए, ठीक है? लोन कितना लिया, 8 लाख का, और उसके बदले में आपने क्या इशू किया, डिबेंचर। जैसे हमने इसके पहले देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था कि कंपनी ने असेट परचेज की थी अदर देन कैश, मतलब हमारे पास जब हमने डिबेंचर इशू किए तो हमारे पास कैश नहीं आई, हमारे पास असेट आई थी। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब डिबेंचर इशू किए तो हमने लाइबिलिटी को क्रिएट किया, यानी हमने लोन लिया। रिक्वायर्ड, हाउ विल यू ट्रीट दिस इशू, इशू ऑफ सच डिबेंचर? तो देखो अलग अलग मेथड दी है हमको, ये नहीं देखेंगे हम, आपके इंस्टीट्यूट में अननेसेसरी दिया है कुछ भी, ये जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्या है। यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली एक लोन दे लिया, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ये मैं इसीलिए लिख के नहीं बता रही हूँ गाइस, बिकॉज ऑफ लाइट इशू हम लोग ये सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, ओके।